self inductance, it is the property of a coil It is the property of a coil by virtue of which it resists any change in the strength of current flowing through it by developing an induced EMF. जैसे हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल में कुछ करंट फ्लो कर रहा है, इस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है आई, यहां से गया, ऐसे गया, ऐसे 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 इसमें फ्लो करते करते ये आ गया यहां से आई बाहर, ठीक। अब अगर तुम इस करंट की स्ट्रेंथ में कुछ चेंज करोगे, अब जरा इसकी दो टर्म्स लो और देखो जरा क्या हो रहा है वहां पे। यहां पे हमने इसकी ये दोनों टर्म्स लेते हैं, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लो, जैसे ये दोनों टर्म्स लें, इसको हम थोड़ा जूम आउट करके बनाएं, तो ये दोनों टर्म्स ऐसी दिखेंगी, एक ये टर्न है और एक इसके साथ में ये दूसरी टर्न, ठीक। एक कॉइल में, अब ये दो कॉइल हो गए एक तरीके से, ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये एक ही कॉइल की दो टर्न्स हैं, लेकिन इसको हमने दो कॉइल मान लिया जैसे हमने, तो एक कॉइल में ऐसे करंट जा रहा है और वही करंट फिर इसमें जा रहा है, वही करंट जा रहा है उसमें भी। अब अगर इस करंट की स्ट्रेंथ में कुछ चेंज करें तो देखो इस वाले कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इधर से हम देखें तो मान लो ऐसे है करंट इसमें क्लॉकवाइज, तो ऐसे होगी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो इस वाले की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ऐसे होंगी वो, ऐसे ही होंगी। उसकी अपनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, बट इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके थ्रू पास हो रही हैं। तो अब अगर तुम इसमें इस करंट में थोड़ा सा चेंज करोगे, अगर तुम इस करंट में थोड़ा सा चेंज करोगे तो ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, चेंज होंगी। मान लो मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूं, मान लो मैं इस करंट को इंक्रीज कर रहा हूं, तो अगर मैंने इसको इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी। तो अब इसके नेबरिंग कॉइल पे आ जाओ, इसके थ्रू फ्लक्स बढ़ेगा, इसके थ्रू फ्लक्स बढ़ेगा तो ये उसको अपोज करेगा, ये अपोज करेगा तो ये अपने अंदर करंट इंड्यूस करा लेगा ऐसी डायरेक्शन में, ये अपने अंदर करंट इंड्यूस करा लेगा ऐसी डायरेक्शन में जिसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अपोजिट हो। समझ आया कि नहीं? वो अपने अंदर करंट इंड्यूस कर लेगा एक ऐसी डायरेक्शन में जिसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अपोजिट हो। तो इसमें अभी करंट कैसे है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है ना, तो जैसे ही तुम इसमें करंट बढ़ाने की कोशिश करोगे,
उसमें एक करंट इंड्यूस हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन अब क्योंकि इसमें जो ओरिजिनल करंट था वो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, तो जब इसमें करंट इंड्यूस होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वो ओरिजिनल वाले करंट को डिक्रीज करेगा। और वो कहां से पास हो रहा है, ये दोनों जुड़े हुए हैं ना, तो इसका भी डिक्रीज होगा। यानी तुम तो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जैसे ही बढ़ाने की कोशिश करोगे क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। यानी अगर कोई कॉइल है ऐसा विच इज ऑल्सो कॉल्ड सोलिनॉइड, और आज से हम इसको एक और नाम देंगे, हम इसको बुलाएंगे इंडक्टर। तो ये जो कॉइल है ना, चाहे तुम इसको इंडक्टर बोल लो, सोलिनॉइड बोल लो, ये जो कॉइल है, अगर इस कॉइल में तुम करंट बढ़ाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें बढ़ाने में दिक्कत आएगी। ये तुम बढ़ाओगे और तुमको लगेगा यार मैं तो बढ़ा रहा हूं, ये बढ़ क्यों नहीं रहा, ऐसे, क्योंकि वो घटा रहा है। और अगर तुम घटाने की कोशिश करोगे, तुमने इसमें करंट घटाया, इसमें तुमने करंट कम किया, जब तुमने करंट कम किया तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो गई, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां से पास हो रही है तो वो भी कम हो गई। तो वो भी अगर कम हो गई तो वो क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो वो बढ़ाएगा तो वो इसी डायरेक्शन में और करंट इंड्यूस कर लेगा ताकि सेम डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएं। तो तुमने अगर करंट इसमें घटाने की कोशिश करी तो घटा नहीं पाओगे, और बढ़ाने की कोशिश करी तो बढ़ा नहीं पाओगे। यानी कि एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, बढ़ाने या कम करने में एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। नॉर्मली एक वायर में जो तुमने इतना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, वायर में करंट बढ़ गया, यहां पे एक्स्ट्रा लगेगा क्योंकि ये अपने करंट चेंज को अपोज करता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द सोलेनॉइड इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। अब देखो डेफिनेशन देखते हैं, अब इसकी डेफिनेशन देखो। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट्स, रेजिस्ट्स मतलब अपोज करना, एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट बाय डेवलपिंग एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। अपने अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप करके अपने थ्रू करंट चेंज को अपोज करने की प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा मैथमेटिक्स देखो। सेल्फ इंडक्टेंस का छोटा नाम है इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस का छोटा नाम है इंडक्टेंस, एंड सेल्फ इंडक्टेंस लंबा नाम है तो हम सिर्फ इंडक्टेंस बोलेंगे। और कॉइल की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई इंडक्टेंस। एक प्रॉपर्टी तुमने पढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग में, कैपेसिटेंस, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। फिर तुमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा रेजिस्टेंस, करंट को अपोज करने की एबिलिटी। और अब हम पढ़ रहे हैं इंडक्टेंस, करंट चेंज को अपोज करने की एबिलिटी। यानी जिस इंडक्टर का, जिस कॉइल का इंडक्टेंस वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसमें करंट चेंज करना उतना ही मुश्किल होगा। इंडक्टर जो है इसका यूज क्या है, कई जगह ये यूज होता है, आगे हम ये चैप्टर में और आगे ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में वही सब पढ़ने जा रहे हैं। इसका थोड़ा सा मैथ्स देखो। सिंस फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, सिंपल सी बात है, किसी ना किसी तरीके से इसके अराउंड जो फ्लक्स है वो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा करंट फ्लो करोगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। तो हम लिख सकते हैं फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के यहां पे एक कांस्टेंट आएगा एल, दैट एल इज कॉल्ड ठीक है, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, फाई इक्वल टू एल आई। दिस एल इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और छोटा नाम है इसका सेल्फ इंडक्टेंस और इंडक्टेंस। अगर तुम्हें क्वेश्चन में सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस बोला हो या सिर्फ इंडक्टेंस बोला हो
तो भी एल की ही बात हो रही है। तो इसको कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, या सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस, या सिर्फ इंडक्टेंस, कुछ भी बोल सकते हैं। इक्वेशन भूलना नहीं, फाई इक्वल टू एल आई। एल एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहां पे हमको मिली है, नहीं जस्ट लाइक कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। तो एल की यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एल को हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट दी है हेनरी, जिसका सिंबल होता है कैपिटल एच। ऐसा यूनिट ऑफ एल इज हेनरी, सिंबल होता है कैपिटल एच। समझ गए? क्या आएगी इसकी यूनिट? फाई इज एल आई, तो एल है फाई बाय आई, फाई बाय आई। एल इज फाई, फाई की यूनिट होती है वेबर। फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, वेबर पर एम्पियर। तो 1 हेनरी इज 1 वेबर पर एम्पियर। सो flux is said to be 1 Henry when a magnetic flux of 1 Weber is linked with a coil when a current of 1 ampere is passed through it। अगर हम एक कॉइल से 1 एम्पियर का करंट पास करें और 1 एम्पियर का करंट पास करने से उसके अराउंड 1 वेबर का फ्लक्स आ जाए, तो क्या बोलते हैं उसको? कि उसका 1 हेनरी होगा इंडक्टेंस। ठीक है, दैट इज inductance of a coil is said to be 1 Henry when 1 Weber flux is linked with it when a current of 1 ampere is passed through it। Since E is equal to minus d phi by dt, ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। सो एंड फाई जो है वो एल आई है, तो ई हो गया माइनस डी बाई डी टी ऑफ एल आई। तो ई हो गया माइनस एल बाहर आ गया, डी आई बाय डी टी। रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ, relation between induced EMF in a coil and its self inductance, E equal to minus L di by dt। यानी EMF is negative of self inductance into rate of change of current di by dt। ठीक है, सो जैसे क्वेश्चन है कि जैसे हमारे पास एक कॉइल है, हमें इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस पता है। मान लो हमें इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस पता है कि इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है 2 हेनरी। ठीक, और हमने इसमें से एक टाइम वेरिंग करंट पास किया, हमने इसमें से एक टाइम वेरिंग करंट पास किया टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 एम्पियर का। अब समय के साथ ये करंट चेंज हो रहा है, तो चेंजिंग करंट अगर इसके थ्रू हमने पास किया है तो इसमें क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो हमसे पूछा है कि बताओ इसमें 2 सेकंड बाद कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है ना, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें चाहिए होगा डी आई बाई डी टी, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ
कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे, सो वी नीड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, सो इट इज 2t माइनस 2। फिर हमने इसमें पुट कर देना है जिस टाइम पे हमको निकालना है, हमें निकालनी है ये t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो 2 सेकेंड पे इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ठीक 2 सेकेंड पे इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा 2 इंटू 2 माइनस 2 एम्पियर पर सेकेंड, 2 एम्पियर पर सेकेंड, है ना। और फिर तुमने इसको उसके सेल्फ इंडक्टेंस से मल्टीप्लाई करके माइनस का साइन लगा देना है, तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ई होगा -2 इंटू 2, दैट इज -4 वोल्ट। ठीक, अब जरा थोड़ा सा और देखो इसको, थोड़ा सा और एनालाइज करो। डीआई बाई डी टी आया पॉजिटिव, यानी करंट बढ़ रहा है, डीआई बाई डी टी आया पॉजिटिव यानी करंट इंक्रीज हो रहा है, और ईएमएफ आया नेगेटिव, यानी कि जब करंट इंक्रीज हो रहा है तो उसका ईएमएफ नेगेटिव आया, मतलब वो उसकी जो ओरिजिनल पोलैरिटी है उसको अपोज कर रहा है, क्योंकि अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो उसे डिक्रीज करना है, तो ओरिजिनल पोलैरिटी को वो अपोज करेगा। सोचो इसी में एक हम टाइम पुट करते हैं ऐसा, इसमें हमने टाइम पुट करा, इसमें यहां पे देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देते हैं, मान लो टी हाफ ले लो, और जब तुम हाफ पुट करोगे देखो ये पॉजिटिव कब होगी वैल्यू, टी इक्वल टू 1 पे ये 0 है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब टी 1 से बड़ा होगा। ये वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब टी 1 से बड़ा होगा। हाँ नहीं, डी आई बाई डी टी, अरे डी आई बाई डी टी है 2t माइनस 2, तो ये पॉजिटिव कब आएगी, व्हेन t इज मोर देन 1, व्हेन t इज ग्रेटर देन 1, तो यानी कि 1 सेकंड के बाद करंट का रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, और 1 सेकंड से पहले करंट का रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है, यानी कि 1 सेकंड से पहले करंट घट रहा था, तो अगर करंट घट रहा था तो कॉइल कहेगा कि बढ़ो, तो फिर वो जो पोलैरिटी होगी ना इसकी, जैसे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, उसको सपोर्ट करेगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का भी ये एंड पॉजिटिव और ये नेगेटिव, समझ आया। तो अगर हाफ सेकंड की बात करूं तो हाफ सेकंड पे तो 2 इंटू हाफ माइनस 2, 1 माइनस 2 -1 है, -1 एम्पियर पर सेकंड, फिर तुम यहां पे -1 डालोगे तो ई आएगा -2 इंटू -1 यानी कि 2, क्योंकि जब करंट कम हो रहा है तो उसे कम नहीं होने देना, तो डी बाई डी टी अगर नेगेटिव होगा तो ईएमएफ पॉजिटिव होगा, और डी आई बाई डी टी पॉजिटिव होगा तो ईएमएफ नेगेटिव होगा, जो क्लियरली इस चीज को शो कर रहा है कि ये अपोज कर रहा है, ये अपना जो भी इसमें चेंज हो रहा है उस चेंज को अपोज कर रहा है। तो अगर तो करंट डिक्रीज हो रहा होगा तो ये सपोर्ट करेगा पोलैरिटी को, इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो पोलैरिटी होगी वो अप्लाइड ईएमएफ वाली ही होगी, और अगर ये करंट बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो पोलैरिटी है वो अप्लाइड ईएमएफ के उल्टा होगी। नहीं उस पर भी रख लो, कोई वो पॉइंट नहीं है, पॉइंट है कि रिलैक्स होके नहीं पढ़ना, नहीं नहीं ऐसे सीधे बैठो, ठीक। सो E इक्वल टू -L डी आई बाई डी टी, अब इसमें से भी एक डेफिनेशन E की निकलती है, देखो 1 हेनरी की निकाल लो या E की निकाल लो, अगर
अगर हम रखें डी बाई डी टी को 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो मैग्नीट्यूड में E इक्वल टू क्या आ जाएगा, L। नहीं नहीं, मुझे दिखाने के लिए नीचे मत करना तुझे, तू वैसे ही सोच कि अगर तू ऐसे बैठेगी तो सुस्ती आएगी। E इक्वल टू L इफ डी आई बाई डी टी इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड हो तो जो E होता है वो L होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू इट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। यानी कि अगर तुम एक कॉइल के थ्रू 1 एम्पियर पर सेकेंड के रेट से करंट चेंज करो तो जो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा वही उसके सेल्फ इंडक्टेंस की भी वैल्यू होगी। और अगर इसी में अगर E 1 वोल्ट हो तो L 1 हेनरी हो जाएगा। तो ये 1 हेनरी की एक और डेफिनेशन है कि अगर एक ऐसा कॉइल है जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है 1 एम्पियर पर सेकेंड और उस रेट से करंट चेंज करने पर उसमें 1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हो जाता, तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, 1 हेनरी। ये जो मैं बीच बीच में करा रहा हूं ऐसे आएंगे हैं? नहीं नहीं, अभी तो और भी कराने हैं। अभी तो बहुत क्वेश्चन करने हैं, अभी तो सब मोटा मोटा तुम ये समझ लो कि हम टॉपिक कंप्लीट हाँ कवर कर रहे हैं। एक बार हाफ बुक हो जाने दो, फिर उसके काफी क्वेश्चंस करेंगे, फिर सेकंड बुक पे चलेंगे। एक, हाँ जी, तभी तो मैं तेरा यूटी का पूछ रहा था। स्कोप है, क्या नंबर आए तेरे? नहीं, ये तो क्या तुम पूरा साल यही करते रहोगे क्या, अच्छे नंबर भी लाओगे कभी? हम्म, तो पूरे आए हैं मतलब। सेल्फ इंडक्टेंस की तरह ही होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस दो कॉइल्स के लिए है, दो कॉइल्स तो वैसे यहां भी थे। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स
देखो अगर ये है तो दो ही कॉइल्स, वैसे तो ये एक ही कॉइल की दो टर्न्स थी, पर ये दो कॉइल्स भी तो हो सकते हैं। तो ये क्या कर रहे थे, अगर इसमें करंट चेंज हो रहा था तो ये उस करंट चेंज को अपोज कर रहा था। बिकॉज क्या होगा कि जब इसमें करंट चेंज करोगे तो उसके थ्रू जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उनके नंबर में चेंज आएगा। इसमें तुमने करंट घटाया तो इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घट जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घट जाएंगी तो उसके थ्रू भी कम हो जाएंगी, तो वो बढ़ाएगा, तो वो इसके थ्रू भी बढ़ेंगी, बढ़ेंगी मतलब करंट बढ़ा है। तो अगर ये जुड़े ना हो तो भी तो वही होगा जो वैसे हो रहा था। तो दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का ही टाइप है, उसको बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है ना। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए, हम लेते हैं m, विच इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। फाई इज i, लेकिन अब यहां पे फाई इज प्रोपोर्शनल टू i, लेकिन फाई टू इज प्रोपोर्शनल टू i1। अब यहां दो कॉइल्स है ना, देखो करंट तो एक में फ्लो हो रहा है, याद रखना दूसरे में करंट नहीं है, दूसरे में तो इंड्यूस हुआ है, इसमें करंट है, इसमें करंट है तो इसके ये इसमें करंट है, इसमें करंट है तो इसके अबाउट, इसके थ्रू क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। इसमें नहीं है, इसमें करंट है उसमें नहीं है ना। तो इसमें करंट चेंज किया, इसमें करंट चेंज किया तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ी, तो वो अपने अंदर करंट इंड्यूस कर लेगा जिससे वो घट सके, तो वो घट जाएंगी तो वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके थ्रू भी पास होंगी क्योंकि ये बहुत पास पास है, तो फिर इसके थ्रू भी मैग्नेटिक फील्ड अगर कम हो रही है तो करंट घटेगा। तो अब क्या कर रहा है कि जो नेबरिंग कॉइल है वो इसमें करंट चेंज को अपोज कर रहा है, यानी ये नेबरिंग कॉइल इसके करंट चेंज को अपोज कर रहा है। अगर हम इसको ले लें 1 और इसको ले लें 2, तो हम ये बोलेंगे ना कि 2 के थ्रू जो फ्लक्स है वो 1 के करंट पे डिपेंड कर रहा है, 2 के थ्रू जो फ्लक्स है वो 1 के करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां पे हम लिखेंगे फाई टू इक्वल टू m i1। m is called coefficient of mutual inductance। m is called coefficient of mutual inductance। यूनिट इसकी भी हेनरी है, ऐसा यूनिट हेनरी। पर हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, अभी डिफाइन करते हैं, लिख लो पहले ये सब। फाई टू है i1, mi1, ठीक है। तो अगर i1 जो है वो 1 एम्पियर हो और उससे फाई टू जो है वो 1 वेबर हो, तो m1 हेनरी होगा। यानी अगर एक कॉइल में 1 एम्पियर का करंट पास करे और 1 एम्पियर का करंट पास करने से नेबरिंग कॉइल में 1 वेबर का फ्लक्स हो लिंक, तो फिर उन दोनों कॉइल्स का कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो 1 हेनरी हो। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एक म्यूचुअल प्रॉपर्टी है, दोनों पे डिपेंड करेगी। कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी वो हम टॉपिक के एंड में देखेंगे, बट ये दोनों पे डिपेंड करेगा। सो कोएफिशिएंट ऑफ
म्यूचुअल इंडक्टेंस of a pair of coils is said to be 1 Henry when a flux of 1 Weber is linked with one coil when current of 1 ampere is flowing through the other coil. ठीक, सो सिंस ईएमएफ क्या है, डी फाई बाई डी टी, और फाई क्या है ये, तो बताओ ईएमएफ किस में इंड्यूस हुआ, ईएमएफ किस में इंड्यूस हुआ, नेबरिंग कॉइल में इंड्यूस हुआ ना, जिसको हमने 2 लिया है, तो हम लिखेंगे कि E2 इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई वन, फ्लक्स 1 में चेंज हुआ है, फ्लक्स भी उसी में चेंज हुआ है जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, लेकिन वो 1 पे डिपेंड कर रहा है, तो E2 इज माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई टू, एंड फाई टू इज एम आई वन, सो E2 इज माइनस डी बाई डी टी ऑफ एम आई वन, so E2 is minus m di1 by dt. तो ये फॉर्मूला है क्योंकि करंट एक में चेंज हो रहा है और ईएमएफ दूसरे में इंड्यूस हो रहा है, तो E2 इज माइनस एम डी आई वन बाई डी टी। इसमें करंट चेंज हो रहा है, इसमें करंट चेंज हो रहा है, ये 1 है, इसमें करंट चेंज हो रहा है, उस करंट चेंज की वजह से इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं जो उसके थ्रू पास हो रही हैं, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि उसके थ्रू फ्लक्स चेंज होगा तो वो उस कॉज को अपोज करेगा, कॉज को अपोज करेगा ईएमएफ और करंट इंड्यूस करके, तो इसमें करंट चेंज की वजह से उसमें करंट और ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और उसका फॉर्मूला ये है, तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, मान लेते हैं, चलो कोई वैल्यू ले लेते हैं कि इसके अंदर जो करंट चेंज हो रहा है वो 2 एम्पियर पर सेकंड से हो रहा है, और इनका जो एम है वो 5 हेनरी है, ठीक, और इस वाले कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है, इस वाले कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है, तो इसमें कितना करंट इंड्यूस होगा, इसमें करंट इंड्यूस होगा E बाय आर, E2 बाय आर, I2 इज द करंट इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल विच इज E2 बाय आर, लेकिन E2 का जो फॉर्मूला है वो है माइनस एम डी आई वन बाई डी, यानी इसमें जो करंट चेंज हो रहा है उस पर वो डिपेंड करेगा, तो पहले E2 निकाल सकते हैं हम उससे, मैग्नीट्यूड m कितना है 5 इंटू डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी 2, बस ये आ गया 10 वोल्ट, ठीक है, इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा
2 एम्पियर पर सेकंड के रेट से जब यहाँ करंट चेंज होगा तो यहाँ पे कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, 10 वोल्ट। अगर इनका हेनरी 5 हेनरी का अगर इनका कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो ठीक है। तो करंट इसमें कितना इंड्यूस होगा, I2 E2 डिवाइडेड बाय R, यानी 10/100 I2 इज 0.1 एम्पियर ऐसे। हेनरी की जो यूनिट आती है ना, हेनरी को खोल के एक इंपॉर्टेंट यूनिट आएगी, उसको याद रखना। यहां से इस वाली इक्वेशन से ये यूनिट आगे काम आने वाली तुम्हारे, इस वाली इक्वेशन से ई होता है वोल्ट, 1 वोल्ट या 1 वैल्यू तो छोड़ो, हम सिर्फ पहले यहां से एक और डेफिनेशन देख लो। अगर ई 1 वोल्ट है और डी आई बाई डी टी भी, डी आई बाई डी टी क्या है, 1 एम्पियर पर सेकेंड, और E2 है 1 वोल्ट, तो M होगा 1 हेनरी। तो 1 हेनरी है अगर कॉइल्स का कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो उसका मतलब क्या है, 1 हेनरी कब होगा, जब एक कॉइल में 1 एम्पियर पर सेकेंड के रेट से करंट चेंज होगा और दूसरे कॉइल में, एक कॉइल में 1 एम्पियर पर सेकेंड के रेट से करंट चेंज होगा और दूसरे कॉइल में उस वजह से 1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो उस पेयर का कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो 1 हेनरी है। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल्स is said to be 1 Henry when a current of 1 ampere when an EMF of 1 volt is induced in one coil when rate of change of current through other coil is 1 ampere per second। ठीक, और फिर यहां से क्या निकलेगी इसकी, एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू, ये वोल्ट लिख दिया हमने, और ये है एम, हेनरी होता है जो, हेनरी, और एम्पियर पर सेकंड, तो हेनरी हो गया 1 हेनरी हो गया 1 वोल्ट बाय एम्पियर इंटू सेकेंड, हेनरी हो गया 1 वोल्ट बाय एम्पियर इंटू सेकेंड, वोल्ट पर एम्पियर V बाय I, ओम्स लॉ, ये होता है रेजिस्टेंस। सो 1 हेनरी इज 1 ओम सेकेंड। रेजिस्टेंस की यूनिट को टाइम की यूनिट से मल्टीप्लाई करके इंडक्टेंस की यूनिट आएगी, 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 ओम सेकेंड। समझ आया?